हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम कर्नाटक युद्ध और बंगाल के नवाब, दो टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक की राजधानी जब कर्नाटक वॉर हुआ था तो क्या थी? अर्काट थी। ठीक है, अर्काट इसकी राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों का मुख्यालय मद्रास था, जहाँ पर गवर्नर मोर्स था। फिर लिखा है फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडुचेरी हुआ करता था और यहाँ पर गवर्नर डुप्ले था। इन दोनों के जो है कर्नाटक के अधीन बंदरगाह थे ये दोनों ही। कर्नाटक में क्या था, जो बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया था सर ने, नवाब था दोस्त अली कर्नाटक में। 1740 में मराठों ने आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला और इसके दामाद चंदा साहिब को कैद कर लिया तथा पुत्र सफदर अली की हत्या कर दी। और हैदराबाद में क्या कंडीशंस थी? हैदराबाद के 1743 में कर्नाटक पर आक्रमण किया किसने? हैदराबाद ने। मराठों को बाहर निकाला वहाँ से और सफदर अली के पुत्र को नवाब और उसका संरक्षक अनवरुद्दीन को बनाया। फिर लिखा है मराठों ने जो पुत्र था सईद, उसको भी मार दिया और फिर नवाब अनवरुद्दीन बना। फिर लिखा है फ्रांसीसी गवर्नर था 1740 में अलेक्जेंडर ड्यूमा, ये आया। इसने डुप्ले आया 1741 में भारत आया डुप्ले। फ्रांस और ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। वहाँ पर संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार के लिए। फिर लिखा है अंग्रेज बर्नौट ने इंग्लैंड की तरफ से आ रहे जहाजी बेड़े ने 2 फ्रांसीसी जहाज़ों को डुबो दिया था। फिर लिखा है डुप्ले ने ला वर्डाने, फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस में जो था, ये जो ला वर्डाने था इस समय कहाँ पर था? मॉरिशस में था। ये भी फ्रांस का ही था, ये मॉरिशस में गवर्नर था। उसको बुलाया था डुप्ले ने और मद्रास अंग्रेजों से जीत लिया। लेकिन इसने 4 लाख रुपए में मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया और वापस करके क्या ये चला जाता है मॉरिशस। ठीक है, डुप्ले रह जाता है। तो डुप्ले ने बाद में मद्रास को फिर से जीत लिया। इसका मिशन था कि मद्रास को कैसे भी करके अंग्रेजों से जीतना है, तो उसने जीत लिया। अड्यार का युद्ध होता है या फिर इसको सेंट थॉमे का युद्ध भी बोलते हैं। 1748 में होता है। अनवरुद्दीन के साथ जो नेतृत्व कर रहा था बेटा महफूज खान, ये दोनों होते हैं। और इनके जो वर्सेस में होता है वो कौन होता है? फ्रांसीसी, जिसमें था पैराडाइज। फ्रांसीसी था पैराडाइज और इसी की विजय होती है पैराडाइज की। ठीक है, फिर लिखा है प्रथम कर्नाटिक वॉर 1746 से 48 तक चला। 1748 में एक्सला शेपेल की संधि हुई और उससे ये युद्ध समाप्त होता है। फ्रांसीसी जो था वो लुई वर्ग यूएसए मिला फ्रांसीसियों को। यूएसए में था ये लुई वर्ग नाम का स्थान, ये मिल जाता है फ्रांसीसियों को और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है। ये संधि थी एक्सला शेपेल की। फिर लिखा है 1748 में निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है। दूसरा कर्नाटिक वॉर होता है 1749 से लेकर 54। हैदराबाद का निज़ाम उल मुल्क का बेटा नासिर जो है, नासिर जंग इसका नाम है, वो बना यहाँ पर निज़ाम हैदराबाद में। उस जब मृत्यु हो जाती है निज़ाम की तो कौन बनता है? निज़ाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग। लेकिन इसमें सहयोग किसने किया इसे बनाने में, यहाँ का निज़ाम? तो सहयोग किया था अनवरुद्दीन ने, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था। लेकिन वर्सेस में कौन थे? तो पोता था इसका, जो पोता था मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क का पोता था ये और फ्रांसीसी इसके जो है अपोजिशन में जाते हैं। इन दोनों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष चल रहा था, इसीलिए ये दोनों अपने अपने फेवर के जो वहाँ पर रूलर थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर लिखा है कर्नाटक में क्या था, जो है अनवरुद्दीन के साथ थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस चंदा साहिब, फ्रांसिस इसके साथ होते हैं, चंदा साहिब के साथ। इनमें देखो युद्ध होता है। यहाँ पर देखा जाए तो जो चंदा साहिब था वो मराठाओं ने कैद कर लिया था इसे, तो फ्रांसिस वहाँ से इसको छुड़ा कर लाते हैं ताकि इनके बीच संघर्ष हो सके। फिर लिखा है 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। अनवरुद्दीन मारा गया और इसका बेटा मोहम्मद अली जो है त्रिचिल्लापल्ली भाग गया। फिर लिखा है 1750 में नासिर जंग मारा गया, मुजफ्फर जंग भी मारा गया। मुजफ्फर की जगह फ्रांसीसियों ने सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। फिर लिखा है मोहम्मद अली जो त्रिचिल्लापल्ली भाग गया था, वहाँ पर फ्रांसीसी सेना इसे घेर लेती है और गवर्नर सैंडर्स था। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? सैंडर्स था। तो वो विचार कर रहा था कि किसी तरह मोहम्मद जो अली है उसको बचाया जाए ताकि उससे निज़ाम मतलब हैदराबाद का निज़ाम बनाया जाए फिर से। लेकिन यहाँ पर कोई इसे जो है कोई योजना नहीं सूझती है। तो क्लर्क था वहाँ पर, उस टाइम पे क्लर्क के पद पर था क्लाइव। तो क्लाइव ने इससे ये एक योजना सुझाई। ठीक है, अर्काट पर घेरा डाला जाए जिससे फ्रांसीसियों की जो सेना है वो 2 पार्ट्स में बट गई। एक तो त्रिचिन्नापल्ली थी और दूसरी अर्काट पर भी आ जाएगी। इससे फ्रांसीसियों के बीच में जो है वो एक सेपरेशन हो जाएगा, दोनों सेनाओं के बीच में जो सेना है फ्रांसीसी बढ़ जाएगी। लिखा है दूसरी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है पांडुचेरी की संधि से। इसमें जो फ्रांसीसी थे वो पांडुचेरी हार चुके। पांडुचेरी किसे मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। डुप्ले को इस हार का कारण मानते हुए 1754 में वापस बुला लिया गया और इसकी जगह गोडेहू भेजा गया और इसको गवर्नर बनाकर भेजा इंडिया। फिर लिखा है 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। तीसरा कर्नाटिक वॉर होता है 1756-63 के बीच। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध।
सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्सिया के बीच युद्ध हो रहा था, उसी का कारण था। कर्नाटक के तीनों वॉर हुए थे, इसका कारण यूरोप में जन्मा और युद्ध कहाँ हुए? भारत की भूमि पर। ठीक है। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली भारत आया। फिर लिखा है वॉन्डिवॉस का युद्ध होता है तमिलनाडु में 1760 में 22 जनवरी को। तो इसमें काउंट डी लाली वर्सेस आयरकूट जो अंग्रेज था एक, ठीक है, और इसमें जो है जीत किसकी होती है? आयरकूट की जीत हो जाती है, यानी कि अंग्रेजों की यहाँ पर जीत हुई। तो इसी युद्ध को माना जाता है कि फ्रांसीसियों का अंत इसी युद्ध से हुआ, फ्रांसीसियों का पतन हो गया इस युद्ध के बाद से, और आयरकूट को बोला जाता है हीरो ऑफ वॉन्डिवॉस। तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हो जाती है, फ्रांसीसियों को पेरिस भी जो है वो हारना पड़ता है। फिर लिखा है बंगाल के नवाब, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। तो नवाब ऑफ बंगाल, सबसे पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां। मोहम्मद हादी या सूर्य नारायण मिश्रा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सर ने बताया था ये एक कन्वर्टेड हिंदू था जिसने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। 1700 में कुली खां यानी कि मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना था, और इस समय यानी कि 1700 के टाइम पर कौन था? 1697 से 1712 बंगाल का नवाब हुआ करता था अजीम उस शान, ठीक है, जिसके कुली खां से कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। वहाँ पर जो भी टैक्स कलेक्ट होता था अजीम उस शान चाहता था कि वो टैक्स उसी के पास रहे, ठीक है, लेकिन कुली खां जो चाहता था कि वो टैक्स जो है वो मुगल राजा के पास पहुँचे सही सलामत। फिर लिखा है मुर्शीद ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरण करी थी। कुली खां को फर्रुखसियर ने 1717 में बंगाल की सूबेदारी दी। फिर लिखा है 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया, ठीक है। कुली खां ने उड़ीसा का नायब यहाँ पर नियुक्त किया, डिप्टी गवर्नर इसको बोल सकते हैं, सुजाउद्दीन को, ठीक है। सुजाउद्दीन इसका दामाद था। फिर लिखा है उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में एक इजादेदारी जो प्रथा थी वो इसने शुरुआत की, ठेकेदारी व्यवस्था, और इस इजादेदारी की जो प्रथा थी इसके मतलब ये लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर भी संघर्ष हुए थे आम जनता जनार्दन से। 1727 में कुली खां की मृत्यु हो जाती है। इजादेदारी जो प्रथा थी उसके विरोध में 3 विद्रोह हुए, सीताराम, सुजात खां और नजात खान, ये तीनों ने आवाज़ें उठाई इसके खिलाफ। रामजीवन ने विद्रोह को दबाया और जो है ज़मीन जो है इसी को दे दी, रामजीवन को। फिर लिखा है सुजाउद्दीन, जिसको सुजाउद्दौला भी बोलते हैं, मोहम्मद खान, ये बना दूसरा नवाब जो उसका दामाद था कुली खां का। वेंकर सेठ आलम चंद रेयान की उपाधि धारण की थी, और वेंकर जगत सेठ ने फतेह चंद की। फिर लिखा है 1732-33 में बिहार को मिला लिया इसने, और नाइब जो था यहाँ पर नाइब किससे नियुक्त किया था? अलीवर्दी खां को बनाया था। फिर लिखा है सरफराज खान, हैदर जंग भी इसे बोलते हैं, सुजाउद्दीन का पुत्र था। 1739 से 40 तीसरा नवाब बनता है। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ, सरफराज वर्सेस अलीवर्दी प्लस जगत सेठ और प्लस कौन था? हाजी अहमद, ये तीनों एक तरफ थे, सरफराज एक तरफ था, और इसी से नासरी वंश का खात्मा हो जाता है। यानी कि अब तक के जो नवाब थे वो नासरी वंश से अपने संबंध रखते थे, यहाँ से चेंज होता है। अलीवर्दी खां यहाँ पर आ जाता है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है 1740 से 56। रंगीला जो था मुगल शासक उस टाइम पर, उसको 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा करवाई कि मैं वास्तविक नवाब हूँ, ठीक है। फिर लिखा है इसका संघर्ष मराठों से चलता रहा, इसका पूरा काल 1740 से 56 तक मराठों के साथ संघर्ष में ही चला गया। इसने कलकत्ता के चारों ओर खाई खुदवाई, मराठाओं से संधि करके उड़ीसा को उन्हें दे दिया, और 12 लाख वार्षिक चौथ कर भी दिया मराठाओं को। इसका कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। इसने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित किया था। केवल 3 बेटियां थीं, वो कौन कौन सी थीं? मेहरुन्निसा, घसीटी बेगम भी इसको बोलते हैं, इसका दत्तक पुत्र था मुराउद्दौला। दूसरी थी मेमुना बेगम, जिसका बेटा था शौकतगंज, और तीसरी जो बेटी थी उसका नाम था अमीना बेगम, सबसे छोटी बेटी थी ये इसकी, और इसी का पुत्र था सिराजुद्दौला, जिसको इसने उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला का कार्यकाल रहा 1756 से 57, और यहाँ पर इसके विरोध में ये सब लोग हो गए। फिर घसीटी बेगम, शौकतगंज, जगत सेठ, अमीन चंद, राय दुर्लभ, मीर जाफ़र, ये सब सिराजुद्दौला के विरोध में हो गए। यहाँ पर जो राय दुर्लभ था वो सेनापति था इसी का, अलीवर्दी खां का जीजा था मीर जाफ़र, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।